हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 19 नवंबर 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों आर्टिकल्स ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि किसी बैंक को फेल्ड कब माना जाता है। ठीक है, अभी क्या है, लक्ष्मी निवास बैंक, इसका एमलगमेशन किया जा रहा है। सिंगापुर बेस्ड एक बैंक है, उसके साथ में उसकी एक ब्रांच है यहाँ पे इंडिया में, उसकी सब्सिडरी ब्रांच, उसके साथ में मर्ज किया जा रहा है। तो अभी तक क्या ये पूरा ट्रेंड चलता आ रहा है। 2018 में IL&FS, ये एक NBFC कंपनी है, वो कोलैप्स हुई थी। उसके बाद में एक ट्रिगर सा चल पड़ा है, एक बैक टू बैक। कभी यस बैंक का आता है, लास्ट ईयर आपको पता है यस बैंक को भी बचाया था कैसे जैसे करके गवर्नमेंट ने। अब LNV जो लक्ष्मी निवास बैंक है उसका आ गया नंबर। पूरा इस सिनेरियो जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड आर्टिकल है, 100 साल हो चुके हैं शिरोमणि अकाली दल की जो मदर है, जो पेरेंट है, दैट इज SGPC। इसके बारे में पूरा देखेंगे कि क्या पूरा सिस्टम है, किस तरीके से ये इमर्ज हुआ था 20th सेंचुरी में, अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर है थर्ड आर्टिकल कि डीम्ड फॉरेस्ट होते क्या है और कर्नाटका किस तरीके से ये इस डीम्ड फॉरेस्ट को डीक्लासिफाई करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। पूरा इशू जानने की कोशिश करेंगे कि होते क्या है डीम्ड फॉरेस्ट और अभी क्या मैटर चल रहा है कर्नाटका में। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल्स अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट ए फेल्ड बैंक मीन्स। सिंपल सी बात है, देखो, फेल होना मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाना, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम जो है वो पूरा फाइनेंस पे काम करता है और फाइनेंस में अगर वायबिलिटी ख़त्म हो जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं फेल्ड बैंक हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है। ठीक है, पर अभी क्या इशू है वो जानते हैं। देखो, IL&FS फेल हुआ, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, और फिर DHFL का आपने जाना, यस बैंक का देखा। ये बैक टू बैक बहुत सारे कॉलेप्स देखे गए हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात की जाए, अलग अलग एंटिटीज़ का। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 दिन का मॉरेटोरियम दिया है लक्ष्मी विलास बैंक को, और ये डिसाइड किया है एक स्कीम के बेसिस पे कि जो DBS बैंक है, DBS बैंक इंडिया, जो कि सब्सिडियरी है DBS बैंक ऑफ सिंगापुर उसकी, ठीक है, उसके साथ में एमलगमेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो को देखें तो एक कहीं ना कहीं कंसर्न्स रेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग एनफ है, या इस तरीके से आगे और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मॉरेटोरियम के अंडर में रखा क्यों गया है LVB को, और साथ में फिर एमलगमेशन क्यों किया जाएगा DBS के साथ में। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब फाइनेंशियल पोजीशन देखी इस लक्ष्मी विलास बैंक की, जो कि चेन्नई बेस्ड है, तो उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करता हुआ ये बैंक दिख रहा था। इस बैंक का टोटल नेटवर्क देखें इंडिया में तो लगभग 563 ब्रांचेज हैं और टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट है वो 20,973 करोड़ रुपए हैं, जो कि आप देख रहे हो कि लगातार टाइम के साथ में डिक्लाइन करता हो। मतलब डिपॉजिट्स ही नहीं आएंगे बैंक में तो बैंक सर्वाइव कैसे करेगा। तो डिपॉजिट लगातार डिक्लाइन करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे नेटवर्थ जो है बैंक की वो भी इरोड होती चली जा रही है साल दर साल। इसी तरीके से आप देखोगे बैंक है वो एडिक्वेट कैपिटल को रेज करने में भी कैपेबल नहीं है कि मार्केट से पैसा उठा सके, उसमें भी नहीं है। तो ये जो आप देखोगे, इसकी वजह से जो डिपॉजिटर्स हैं उनके मन में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी आई, तो उन्होंने पैसा भी अपना निकलवा लिया। तो लिक्विडिटी लेवल भी आप देखोगे बैंक की वो भी बहुत कम हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अलावा एक सेगमेंट, दैट इज सीरियस गवर्नेंस इशू, क्योंकि रिसेंट टाइम में आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे बैंकों में, कॉरपोरेट सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में, तो वहाँ पर गवर्नेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप देखोगे कि लक्ष्मी विलास बैंक की नेट लॉस अभी 2021 फाइनेंशियल ईयर में देखें तो 397 करोड़ है, जो कि पिछले साल केवल 112 करोड़ थी। देख लो एक साल में कितना ज़्यादा लॉस रजिस्टर किया है, समझ सकते हो। इसी तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात की जाए तो आप देखोगे जून 2020 आते आते ये 25.4% हो गया था, जो कि पिछले साल कितना था, केवल 17.3%। इसकी टोटल जितनी इसकी कैपिटल है उसके अगेंस्ट में। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी लगातार बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब हर एक सेक्टर में, हर एक सेक्शन में ये बैंक फेल होता हुआ या फिर डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये बैंक कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग फैक्टर राइज करता हुआ दिखाई देता है फाइनेंशियल सिस्टम में। रीसेंट मर्जर की बात करें तो ये प्रपोजल जो है ना वो आया AION बैक्ड क्लिक्स कैपिटल के द्वारा। एक डिस्कशन चल रहा था कि बैंक को इस क्लिक्स कैपिटल के साथ में मर्ज किया जाए, बट वो फिर बाद में काम नहीं कर पाया। फिर आप देखोगे बैंक ने शुरुआत में कोशिश भी की थी कि SREI कैपिटल के साथ में काम किया जाए, वो भी इतना ज़्यादा नहीं आया। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया बुल्स है, उसके साथ में भी कुछ ना कुछ इनकी बातचीत चलती रहती है, तो वो RBI ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि भाई इस तरीके से आप मर्ज नहीं कर सकते। और फिर RBI ने अल्टीमेटली जो बैंक का मैनेजमेंट था उसको बोल दिया कि भाई आप जो है बातचीत जो कुछ भी कर रहे हो वो फाइनलाइज नहीं हो सकती, उसके लिए आपको सब्सटेंशियल कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके अंदर नहीं है, लोगों को जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं, उन लोगों को आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उनके बिहाफ पे कोई भी कदम नहीं उठा सकते हो। तब जाके फिर RBI ने अपने हिसाब से DBS बैंक में मर्जर की बात कही है। ओके, फिर बात करते हैं कि डिपॉजिटर्स और फाइनेंशियल सिस्टम क्या सेफ है। देखो RBI ने लगभग 25,000 रुपए की कैपिंग लगा दी है कि विड्रॉवल जो डिपॉजिटर है वो अगर पैसे निकालते हैं तो 25,000 से ज़्यादा एक बार नहीं निकाल सकते। और RBI ने ये भी एश्योरेंस दे दिया डिपॉजिटर्स को कि भाई आपका जो पैसा है उस पर इंटरेस्ट आपको लगातार मिलता रहेगा। और DBS इंडिया के साथ में जब मर्जिंग हो जाएगी इस लक्ष्मी विलास बैंक की, तो आप देखोगे आपका जो बैंक है उसकी कंडीशन भी प्रॉपर बनी रहेगी, मतलब हेल्दी कंडीशन में रिमेन रहेगा। इसके अलावा आप देखोगे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो की CRAR की बात करें तो वो 12.51% है। तो कॉमन इक्विटी टियर 1 की बात करें तो कैपिटल का आपको लगभग 9.61 है, बिना कोई एडिशनल कैपिटल के। तो इस तरीके से अमलगमेशन के बाद में कहीं ना कहीं RBI ने टैकल करने की कोशिश की है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम का कारण नहीं बनेगी कि कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस ही बन जाए। ठीक है, RBI ने इसी साल आपको पता है यस बैंक को भी बेल आउट पैकेज दे करके बचाया था, जिसमें स्टेट बैंक और अदर बैंक ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें इक्विटी शेयर ले लिए और कैसे जैसे करके यस बैंक के कोलैप्स को बचाया। क्योंकि अगर एक बैंक भी अगर कोलैप्स करता है ना किसी भी इकोनॉमी में, तो उसका असर पूरी इकोनॉमी में देखा जाता है। 2008 के सब प्राइम क्राइसिस जो थे ना, इकोनॉमिक सब प्राइम क्राइसिस, वो एक बैंक के फॉल की वजह से ही था। दूसरी तरफ आप देखोगे डिपॉजिटर्स को इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। RBI की एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है DICGC, फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। उसने गारंटी दे रखी है कि 5 लाख तक का जितना आपने डिपॉजिट कर रखा है एक अकाउंट में एक इंडिविजुअल ने, वहां तक उसकी सिक्योरिटी सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की काम करती है। अच्छा, 2017-18 में आप देखोगे तो DICGC जो है उन्होंने केवल 1 लाख तक की ही इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेल करा रखी थी, बट अब क्या कर दिया 5 लाख तक की फैसिलिटी है। तो कहने का मतलब जो इन्वेस्टर्स है उनमें कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं है। बट हाँ, इस तरीके से बार बार गवर्नमेंट को बैकिंग दे करके फिर इन बैंकों को बचाना या फिर ये परेशानियां बैक टू बैक आती रहती हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो देखो इफेक्ट करता है। और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ज़्यादा असर पड़ता है कि हाँ जी, अब बैंकिंग सेक्टर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है इंडिया में, तो अभी हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो करंट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा है। बट इस तरीके से फेलियर क्या होता है, दूसरे को जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें, एक सेकेंड, फिर बात आ जाती है कि इस फाइनेंशियल सेक्टर के साथ गड़बड़ क्या हो रही है। तो मैंने बातों बातों में बताया आपको कि IL&FS जो है 2018 में कोलैप्स हुआ था। उसके बाद में फाइनेंशियल सेक्टर में एक चेन रिएक्शन चल पड़ी है। उसके बाद में आप देखो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को देख लो, वहाँ पर लोन स्कैम देखा गया। HDIL प्रोमोटर्स क्या यहाँ पर बहुत बड़ा खेल सामने आया था इस महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में। फिर उसके बाद में यस बैंक का देखा आपने मार्च 2020 में। तो इन्होंने क्या लगातार झटके दिए हैं। और अब आप देख लो लक्ष्मी विलास बैंक है, उसकी भी मर्जिंग करने की नौबत आ गई है। इवन जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने बोर्ड में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने तक मना कर दिया कि बोला कि इस बैंक में मतलब जो नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं 7, इनको हम अपॉइंट नहीं करेंगे, इनके अगेंस्ट में जा रहे हैं हम। तो कहने का मतलब कॉन्फिडेंस कितना कम होता चला जा रहा है।
बेसिकली पूरा इशू अगर देखें तो जो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स है ना, वो कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट में चल रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि अभी जो लक्ष्मी विलास बैंक है या फिर धनलक्ष्मी बैंक है, जो कि रिसेंटली आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को वहाँ से निकाल दिया गया था। इसी तरीके से आप देखोगे बैक टू बैक ये चीज़ें आ रही हैं, एनबीएफसी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, प्राइवेट बैंक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो एक साइकिल सी चल पड़ी है। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि इन्वेस्टर्स पे क्या असर जाएगा इसका। देखो, इन्वेस्टर्स का तो ऐसा है कि यस बैंक में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनका हाल ये है अभी कि वेल्थ इतनी इरोडेड हो चुकी है कि स्टॉक प्राइस मतलब स्टॉक मार्केट में अगर प्राइस देखोगे ना शेयर के, आज यस बैंक का शेयर बिक रहा है 10 रुपये से भी कम में। अब देखो, जो कि कोई ज़माने में 400 रुपये पर शेयर के हिसाब से चलता था। सेम केस आप देख सकते हो लक्ष्मी विलास बैंक में। ठीक है, इक्विटी कैपिटल लगातार डिक्लाइन कर रही है और उसको फुली राइट ऑफ करने के लिए आरबीआई ने कह दिया, बोले कि अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको लगभग टोटल लॉस का सामना करना पड़ रहा है। अब देखो कि जिन्होंने अपनी पूरी कड़ी मेहनत का पैसा लगाया था उन लोगों के इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो यहाँ पे कंसिडर किया जाए, कितना गलत है। अब डिपेंड ये करता है कि ये जो लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर्स हैं ये सेकेंडरी मार्केट में जब लॉन्च किए जाएंगे तो सेकेंडरी मार्केट से कितना कैपिटल ये पिक कर पाते हैं वो डिपेंड करेगी। अब आप देखोगे वेंसडे को, अभी ये लेटेस्ट डेटा है, काम का नहीं है, बस समझ लो कि 20% लॉस देखा गया है। देखो आप शेयर की वैल्यू में, तो वो चीज़ जो होती है ना वो अट्रैक्ट नहीं करती हैं। पॉइंट क्या है, आरबीआई ने क्या कह दिया भाई कि जितना कुछ भी आपका अटका पड़ा है वो कहीं ना कहीं अब रिटर्न ऑफ होगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे फिर से। कहने का मतलब अभी तक जो हिसाब किताब है उसको अब कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। यस बैंक के साथ में भी एग्जैक्टली यही हुआ था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बेसल 3 नॉर्म्स जो है ना, जिनमें बैंक्स को सिक्योरिटी अपने पास में रखनी होती है कि कैसे भी करके अगर लॉसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं तो एक लिमिट तक आराम से, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट तक आराम से कंट्रोल कर सको उन सिचुएशन को। कि आपके घर में आप जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के रखते हो तो इसीलिए तो रखते हो ना कि जब जैसे कोविड-19 जैसी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ गई तो पैसा निकाल करके आप अपनी लाइवलीहुड को आगे बढ़ा सको। बट एक लिमिट तक तो एटलीस्ट रखो आप। वो चीज़ें नॉर्म्स डिसाइड हुई हैं बेसल 3 में। अगर वही प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा, वही अगर एक रेशियो फिक्स किया हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, अगर वो प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है तो बैंक कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो आरबीआई ने सीधा सा क्लियर कर दिया कि जितना कुछ भी है ना, एवरीथिंग शैल स्टैंड रिटर्न ऑफ, सब कुछ एक तरीके से बैलेंस शीट को एकदम क्लियर करके फिर रीस्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अब आती है बात कि ये जो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स हैं ये क्या इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं। इशू तो आपके समझ में आ ही गया, कितना बड़े, मतलब हर एक सेक्टर में नए कैपिटल है, एनपीएस लगातार बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट्स बहुत कम हो रहे हैं, शेयर मार्केट में वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो इसका असर तो पूरा हो ही गया। यही प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं ये बैंक्स। यहाँ पर आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि ये जो ओल्ड जनरेशन बैंक्स है ना, ये कहीं ना कहीं स्क्रूटिनी के अंडर चल रहे हैं। आरबीआई इन पर बहुत पैनी नज़रों से दिमाग लगा के बैठा है। हुआ क्या था कि बहुत पहले, मतलब आपको मैं बताऊंगा अभी कि ये शुरुआत हो गई थी 2000 से ही। 2000s जो आए 2003-4 ऐसे, वहाँ पर आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ नोटिस की गई थी। तो उसके बाद में पिछले मतलब कुछ टाइम में आप देखोगे साउथ बेस्ड बैंक 2 बैंक्स थे, एक तो साउथ इंडियन बैंक, एक फेडरल बैंक, इनका मर्जर किया गया था। ऐसे ही करूर वैश्य बैंक था, उसका कर्नाटका बैंक के साथ में मर्जर किया गया। तो ये चीज़ें लगातार होती चली जा रही हैं और यही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लक्ष्मी विलास बैंक के साथ में है और यही यश बैंक के साथ में है और यही प्रॉब्लम अब पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के साथ में, कि एक तो स्क्रूटिनी है और एक पैनी नज़र आरबीआई लगा के बैठा है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है फाइनेंशियल सिस्टम में। ठीक है, अब बात आती है कि अभी ये जो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स है तो इन फेलियर्स के हिसाब से तो इसका क्या मतलब है, क्या असर है। तो आप देखोगे 2004 में आरबीआई ने एक कमेटी स्टैब्लिश की थी जिसका नाम था वाईवी रेड्डी के अंडर में, मतलब वाईवी रेड्डी थे उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर। उनकी हेडशिप में आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर के बैंक, एक क्या नाम था, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, उसको मॉरेटोरियम पे रखा था।
बहुत सारे लॉसेस हो गए थे, बैड लोन भी लगातार बढ़ता चला जा रहा था। फिर अल्टीमेटली जब पूरा प्लान, रेस्क्यू प्लान जब आरबीआई ने ड्रॉ किया कि कैसे भी करके बैंक को बचाना है या फिर बैंक के जो इन्वेस्टर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो 48 घंटे के अंदर अंदर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ मर्जर कर दिया। तो कहने का मतलब 2004 से ये प्रोसेस शुरू हो गया था कि आरबीआई को इन प्राइवेट जो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स हैं उन पे डाउट होने लग गया था। और अब आप देख लो, लगातार 16 साल हो गए हैं, आरबीआई लगातार इसी तरीके से काम करता जा रहा है और बहुत सारे प्राइवेट बैंक को बचा लिया। जैसे कि यस बैंक की बात कर लो या फिर अब एलवीबी की बात कर लो। आपको पता होना चाहिए कि यस बैंक जब बैंकरप्ट हुआ था, पूरे तरीके से कोलैप्स कर रहा था मार्च 2020 में, तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इन लोगों ने इक्विटी परचेज की थी, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। अब डिपेंड ये करता है, चाहे एनबीएफसी हो चाहे बैंक हो, कि आरबीआई ने कितना स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया है, वो एक देखने वाली बात है। ठीक है, अब बात आती है पेंडेमिक के टाइम पे बैंकिंग सिस्टम पे क्या असर है। तो देखो, लॉसेस तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, एनपीएस कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पर हाँ, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजीज हो गए, या फिर केमिकल या ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वहाँ पर तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा बहुत ग्रोथ रजिस्टर की जाएगी, या फिर ये कह सकते हैं कि इन सेक्टर्स के जो एसेट्स हैं वो तो ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएंगे। बट हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एविएशन और या अदर सर्विस सेक्टर जो हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस ज़्यादा देखी जाएगी। तो एक एक्सपर्ट कमेटी केवी कामत की अंडर लीडरशिप में इस्टेब्लिश की गई थी और उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई जो भी पेंडेमिक की वजह से परेशानियों का कारण देख रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशन बिगड़ चुकी है जिन भी सेक्टर्स की, उनको आप वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मौका दो कि वो एक बार लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकें। क्योंकि पेंडेमिक की वजह से आप देखोगे लगभग 37.72 लाख, 72 करोड़, ये लाख करोड़ होना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हाँ बिल्कुल, 37.72 लाख करोड़ लगभग आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर ने जितना इंडस्ट्रीज को डेट दे रखा है ना, उधार दे रखा है, उसका 72% तो अंडर स्ट्रेस है। ठीक है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए केवी कामत कमेटी ने थोड़ा रिकमेंडेशन दी है कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का मौका दो इनको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा इशू जानने की कोशिश की। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द 100-year जर्नी ऑफ एसजीपीसी मदर ऑफ शिरोमणि अकाली दल। देखो, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी, ये 100 साल पहले स्टैब्लिश की गई थी। और देखोगे एक लार्ज गैदरिंग हुई थी, जैसे अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, और उन्होंने एसजीपीसी को बोला, अभी रिसेंटली 100वीं जो फाउंडेशन डे था ना, 100 साल हो गए, तो उसकी मतलब जो पूरी गैदरिंग थी उसको एड्रेस कर रहे थे अमृतसर में, तब उन्होंने बोला कि एसजीपीसी है ना, इट इज़ द मदर ऑफ शिरोमणि अकाली दल, जो कि आपको पता होनी चाहिए। हरसिमरनप्रीत कौर, जो सॉरी मिसिंग हो रहा है थोड़ा सा दिमाग, जो कि अभी रिसेंटली एनडीए से विड्रॉ किया ना शिरोमणि अकाली दल, आपको पता होगा, तो उसकी मदर बताई जा रही है एसजीपीसी को। तो हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मुद्दा और कब ये फॉर्मेशन में आई थी। देखो, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गोल्डन टेम्पल और गुरुद्वारा जितने भी थे, उन पर देखो महंत जो थे, प्रीस्ट जो थे, वो एक अपनी दादागिरी चलाया करते थे, वो अपने अंडर में रखते थे और उनको कहीं ना कहीं साइलेंट सपोर्ट भी मिल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और महंत ने कहीं ना कहीं इसने गुरुद्वारे और ये अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल था, इसको अपनी जागीर समझ ली थी। तो आप देखोगे उन्होंने सिखिज़म का जो इतना भी कोई जो प्रैक्टिसेस थी उनको अवॉइड करके उन्होंने अपनी खुद की अलग सिस्टम शुरू कर दिया, जैसे कि मूर्ति पूजा शुरू कर दी, या फिर जो दलित सिख्स थे उनको अलाउ नहीं करना, वो सारी चीज़ें शुरू कर दी। तब जाकर के सिख कम्युनिटी में कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्शन का वेव चलती है। तब वो जलियांवाला बाग में अक्टूबर 12, 1920 को गैदरिंग करते हैं और फिर वो एक पूरी गैदरिंग करके फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसे भी करके गुरुद्वारों को और गोल्डन टेम्पल को फ्री करवाएंगे इन महंत से। तो देखोगे आप कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपनी तरफ से बात रखी और 25 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई, और जिसमें मेन डोमिनेट करने वाले जो थे वो दलित सिख्स हुआ करते थे। ठीक है, जिन्होंने और भी कम्युनिटी मेंबर्स को एनकरेज किया। और आप देखोगे फिर 175 मेंबर्स ने 15 नवंबर 1920 को एसजीपीसी की एस्टैब्लिशमेंट फाइनल कर दी।
फिर आप देखोगे इसी के 2 दिन पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी स्टैब्लिश की थी जिसमें 36 सिखों की एक कमेटी थी। वो अब मेन गोल जो उस कमेटी का काम क्या था, गोल्डन टेम्पल को मैनेज करना। और बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि 175 मेंबर का जो एसजीपीसी था ना, उन्हीं में से थे ये 36 जने, तो कन्वर्जेंस आ गई। तो कहने का मतलब आप देखोगे कि अभी यहाँ पर 100 साल हो गए, देखो कब, 15 नवंबर 1920 को, इसलिए ये आर्टिकल आया है। क्या था इनका प्रोविजन, क्या नहीं था, वो हमने जाना मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा भी होगा, ये आती है ये फैक्ट, ठीक है। फर्स्ट एसजीपीसी की मीटिंग हुई थी ये अकाल तख्त में दिसंबर 12, 1920 को, और इसके हेड थे उस टाइम पे, मतलब हेड क्वार्टर, सॉरी, एट द हेड क्वार्टर तेजा सिंह समुद्री हॉल में, ठीक है, गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही है, वहाँ पे तेजा सिंह समुद्री हॉल, वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी पहली। फिर बाद में आप देखोगे 29 गुरुद्वाराज, 120 स्कूल्स भी चलाते हैं, कॉलेज भी चलते हैं, 120 215 स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ में। कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना अभी करंटली आप देखोगे तो किया जाता है। अकाली दल के स्ट्रगल की बात की जाए तो अकाली दल को फॉर्म किया गया था 14 दिसंबर 1920 को एक टास्क फोर्स के तौर पे एसजीपीसी के अंडर में। और उनको टास्क क्या दिया गया था कि भाई आप कैसे भी करके कम्युनिटी से इन्वॉल्व करो, कम्युनिटी के साथ में डायलॉग अपने स्टैब्लिश करो, और जितने भी सिखों के साथ में बुरा काम हो रहा है उसके बारे में अपनी को एक कैंपेन को लेकर के चलो। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इवेंचुअली गुरुद्वारा एक्ट 1925 पारित किया और एसजीपीसी को एक डेमोक्रेटिक बॉडी बना दिया, मतलब वहाँ पर इलेक्ट होकर के लोग आएंगे। मतलब दलित कम्युनिटी में से भी, जो सिख दलित कम्युनिटी थी, उनमें से भी ग्रुप बनने लगे, मतलब छोटी छोटी पार्टीज बनने लग गई और उनका फिर इलेक्शन होने लग गया। मतलब डेमोक्रेटिक वे के अंदर काम करना शुरू कर दिया था एसजीपीसी ने। आप देखोगे धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था अपने आप में स्ट्रेंथन होता चला जाता है और अकाली दल का अपने आप में एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह राइज होता है। बट 1950 के बाद में अकाली दल ने फाइनलाइज किया कि कैसे भी करके अब वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो वही बात आ गई 1950 में शिरोमणि अकाली दल ने ये कह दिया कि विल नॉट हैव एनी सेपरेट पॉलिटिकल एजेंडा, हम कांग्रेस के साथ में ही काम करते रहेंगे। बाद में 1960 के मिड तक आप देखोगे कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वहां पर एसजीपीसी में बहुत से मेंबर्स आते थे। बट शिरोमणि अकाली दल की जब डोमिनेंस आई वो देखते हैं वो कब आती है। इसमें आप देखोगे ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट कराया था, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ जो एसजीपीसी में कुछ लोग थे जो बहुत रेडिकल थे, हार्डलाइनर थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि बहुत ज़्यादा हार्श सिचुएशन क्रिएट कर दी कि कैसे भी खालिस्तान की डिमांड होने लग गई थी, आपको आइडिया होगा इस बात का। तो उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया कि कैसे भी करके जो हार्ड लाइनर है, जैसे कि दमदमी टकसाल वाले हो गए या दल खालसा वाले हो गए, इनको, जिसमें वो भिंडरेवाला नाम भी आता है, मुझे एग्जैक्टली पूरा नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो उनको कैसे भी करके पकड़ना होता है और इससे पूरे प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करने के लिए। तब जाकर के फिर आप देखते हो शिरोमणि अकाली दल अपने आप में एक इमर्ज होकर के आती है एक अलग ही पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे। और 1997 में बीजेपी के साथ में अलायंस करके पंजाब में पहली बार सरकार बनाती है शिरोमणि अकाली दल। ऐसे करके आप देखोगे एनडीए की पार्टनरशिप में आ जाती है शिरोमणि अकाली दल पंजाब से, ठीक है। अब आप देखोगे कि बैलेंस ऑफ पावर है इस तरीके से एसजीपीसी से किधर चला गया, आप सीधा का सीधा शिरोमणि अकाली दल के लीडरशिप में। जबकि शिरोमणि अकाली दल क्या थी, एक टास्क फोर्स ही तो थी, जो जिसके इक्विवेलेंट और भी बहुत सारी मतलब एंटिटीज थी जिनमें इलेक्शन होकर के फिर बाद में एसजीपीसी में वो आकर के बैठते थे। बट आप देखोगे शिरोमणि अकाली दल एक डोमिनेंट पावर बन के उभरी 1997 के बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखोगे लगातार शिरोमणि अकाली दल का अपने आप डोमिनेंस चलता जा रहा है। और जो एसजीपीसी है इसके 2011 के बाद में इलेक्शन भी नहीं हुआ है अभी तक, कहीं ना कहीं अब ये एक्सपर्ट कमेटी जो है वहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं वर्किंग जो है वो शिरोमणि अकाली दल की लीडरशिप ही संभाल रही है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आप देखोगे गुरुद्वारा जो थे या फिर अमृतसर गोल्डन टेम्पल की बात करें तो एसजीपीसी ने वहाँ पर महंतों को हटाया था, ठीक है। पर एसजीपीसी इतना वीक पड़ गया है अब कि 328 कॉपीज़ की मिसिंग के बारे में एक कमेटी ने बताया, ठीक है। तो अभी एसजीपीसी की जो लीडरशिप है ना वो इस चीज़ को इस स्कैंडल को पकड़ने में भी कामयाब नहीं हो पाई है।
कहने का मतलब ये है कि वीक पड़ गया है एसजीपीसी। अभी कौन है पावरफुल? शिरोमणि अकाली दल, जबकि मेन पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एसजीपीसी। ठीक है, तो इसमें थोड़ी चीज़ें हमारे काम की हैं वो हमने देखी। वैसे तो आर्टिकल पूरा डिस्कस किया है, ये मुद्दा आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट आर डीम्ड फॉरेस्ट क्या होता है और कर्नाटका क्यों डिक्लासिफाई करना चाहता है कुछ डीम फॉरेस्ट्स को। अभी 25 सितंबर को कर्नाटका के फॉरेस्ट मिनिस्टर जिनका नाम है आनंद सिंह, उन्होंने अनाउंस किया असेंबली में कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अब 6.64 लाख हेक्टेयर जो डीम्ड फॉरेस्ट एरिया है उसको डिक्लासिफाई करेगी। टोटल डीम्ड फॉरेस्ट बोला गया है वहाँ पे 9.94 लाख हेक्टेयर। कहने का मतलब लगभग 67% डीम्ड फॉरेस्ट को अब डिक्लासिफाई किया जाएगा, नॉर्मल लैंड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेवेन्यू, फॉरेस्ट, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है इस डीम्ड फॉरेस्ट की इशू को लेकर के। तो सबसे बड़ा जो इशू है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना डीम्ड फॉरेस्ट का, ये अनसाइंटिफिकली किया गया था, इसमें कोई बेस नहीं था। इसका क्या प्रोविजन था वो अब हम जानते हैं कि होता क्या है ये डीम्ड फॉरेस्ट। हुआ क्या था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने TN गोदावर्मन तिरुमल पद 1996 केस में एक डेफिनेशन दी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कब आता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है कि जो वर्ड फॉरेस्ट है इसका मतलब ये हो गया कि जो डिक्शनरी में जो डेफिनेशन दी हुई है ना उसको आप कंसिडर करो, और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 वाला, उसका सेक्शन 2 क्लॉज 1 वो जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को डिस्क्राइब करता है कि किस एरिया को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलेगा एज ए फॉरेस्ट, चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो, या अदरवाइज कोई सा भी फॉरेस्ट हो। दूसरा, जो फॉरेस्ट लैंड है वो किसको कंसीडर किया जाएगा? सेक्शन 2 के अंडर में, जहां पर भी आप देखोगे जिन रीजन्स में, मतलब एक तरीके से डिक्शनरी सेंस में ही देखो वहां पर भी, और जहां पर भी गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड कर रखा है कि भाई ये एरिया फॉरेस्ट लैंड है, अब चाहे ऑनर फिर उसका कोई भी हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बेसिस पे ये फॉरेस्ट एरिया को रिकॉग्निशन मिलता है कि भाई ऑनरशिप चाहे किसी के पास में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उस पर्टिकुलर लैंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट आपको कंसिडरेबल लगता है। और वो कंसिडरेशन कहाँ से आता है? अगर गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड में चढ़ा रखा है तो ये अपने आप में ना तो कोई साइंस लगी है, ना कोई साइंटिफिकल एजुकेशन के बेसिस पे ये डिसाइड किया गया है कि किसको डीम फॉरेस्ट बोलना है, किसको डीम फॉरेस्ट नहीं बोलना। तो भाई आप ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ये जो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछा जा सकता है कि रिसेंटली डीम्ड फॉरेस्ट न्यूज़ में था, क्या मतलब होता है? समझ गए? तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना। इसके अलावा अगर देखें तो कोर्ट के हिसाब से सारा काम चलता रहा। फिर कर्नाटका गवर्नमेंट ने, मतलब इधर तो डीम फॉरेस्ट का नहीं है, इधर तो फॉरेस्ट किसको कंसिडर किया जाएगा वो चीज आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोली। फिर उसके बाद में एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें आप देखोगे डीम फॉरेस्ट किसको बोला गया कि ऐसी जमीन जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरेस्ट जैसी लगती है, चाहे उसका ऑनर कोई भी हो, ये फिर डीम्ड फॉरेस्ट बोल दिया गया। अब ऐसा तो कोई भी जमीन हो सकती है भाई जिसको गवर्नमेंट ने अपने रिकॉर्ड में फॉरेस्ट बता रखा है। अब चाहे वो थिकली फॉरेस्टेड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में हो, किसी भी तरीके की वो लैंड हो, उसको आप क्या कर दोगे? कंसिडर डीम फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि अगर उस लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, एक फॉरेस्ट की जैसी है। तो ऐसे करके एक आप देखोगे कि रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया। ठीक है, इसके पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई कानून पारित नहीं किया गया, बस केवल कमेटी ने अपनी तरफ से ये रिकमेंडेशंस दी थी। बट इसके पीछे मेन जो इशू है वो है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस। ठीक है, इसलिए अब अगर कर्नाटका गवर्नमेंट कुछ भी करना चाहे तो उनको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ये कमेटी ने जो कुछ भी कहा वो किस बेसिस पे कहा? सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बेसिस पे। तो कर्नाटका गवर्नमेंट वन हैंडेड, मतलब सिंगल हैंडेडली ये कुछ नहीं कर सकती है अब। ठीक है, फिर बात आती है कर्नाटका में है कितनी ये लैंड, तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है लगभग 9.9 लाख हेक्टेयर की जमीन है जिसको डीम्ड फॉरेस्ट की तरह कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे अगर करंट सिचुएशन को देखें। अब बात आती है कि क्यों कर्नाटका गवर्नमेंट
6-4 लाख हेक्टेयर डीम फॉरेस्ट को रिलीज करनी चाहती है। उसकी वजह ये है कि कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, कभी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्लेम करता है, कभी इरिगेशन डिपार्टमेंट, कभी पब्लिक PWD करता है, कभी एनर्जी डिपार्टमेंट। कहने का मतलब स्मूथ जो गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए वो नहीं चलता। कॉमर्शियल डिमांड को पूरा करना चाहे माइनिंग के लिए, तो वहाँ पर अगर डीम फॉरेस्ट के अंडर में रहती है तो वहाँ पर भी बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। कहने का मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हर्डल आती है। तो उन चीज़ों को क्लियर आउट करने के लिए क्या कर रही है कर्नाटका गवर्नमेंट, 6.64 लाख हेक्टेयर ज़मीन को डीम फॉरेस्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। वैसे तो ये तो अभी तो करंट तो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है जो कि 2019 में पावर में आई थी। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी कोशिश की थी 5.18 लाख हेक्टेयर ज़मीन को डीम फॉरेस्ट से बाहर निकालने के लिए, बट बीजेपी गवर्नमेंट ने 6.64 लाख हेक्टेयर कर लिया। अब बात आ जाती है कि फॉरेस्ट मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया, आगे क्या? आगे सिंपल सी बात है जी, सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बेसिस पे ये कहा था कि भाई ये जो गोडावरम केस था ना, इस जजमेंट में 1990 क्या कहा कि भाई कुछ एरियाज जो कि कहीं पर भी फॉरेस्ट का सेंस रखते हैं, डिक्शनरी सेंस आ जाता है कोई फॉरेस्ट लैंड पे, तो फॉरेस्ट कंसिडर करके रखो। उसी के बेसिस पे एक्सपर्ट कमेटी ने डीम फॉरेस्ट का एक अलग ही कैटेगराइजेशन निकाल दिया था जिसमें कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं थी। तो कहने का मतलब अब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस तरीके की फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन पे सीधी नज़रें गड़ा के बैठा है। क्योंकि फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरमेंटल इशू को देखें तो कर्नाटका में आप देखोगे डीम्ड फॉरेस्ट वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंटली हाईलाइटेड रहता है। तो कहने का मतलब अब नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है। क्या हो गया? अब सुप्रीम कोर्ट अभी तक तो देखो कोई ऐसा कोई ऑर्डर डिक्लेयर किया नहीं है, बाकी डिमांड शायद जहाँ तक भेज दी उनको, इंटरिम एप्लीकेशन लगा दी बिल्कुल, बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कुछ ऐसा डिक्लेरेशन दिया नहीं है। हाँ, करंट गवर्नमेंट ने दी है, जो कांग्रेस की प्रीवियस गवर्नमेंट थी ना उसने 5.18 लाख हेक्टेयर ज़मीन, इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उन्होंने तो एप्लीकेशन लगा दी, बट डिमांड क्या है अभी बीजेपी की गवर्नमेंट की 6.64 लाख हेक्टेयर ज़मीन की, तो उनको अभी लगानी है एप्लीकेशन। तो इस तरीके से 3 आर्टिकल्स हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।